हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 3 को करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें आपको 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला क्वेश्चन और तीसरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पोलेराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो ये ही अब तक 2025 के 3 सेटों में पूछा गया है। ठीक है, कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो इसमें किसी साधारण प्रकाश को, तो जो साधारण प्रकाश होता है तो ये इन सभी दिशाओं में डांस करता हुआ आता रहता है। यानी इस दिशा में भी ऐसे ऐसे करेगा, इसमें भी ऐसे ऐसे करेगा डांस, इस वाली में भी ऐसे ऐसे करेगा और ऐसे ऐसे हुआ करेगा डांस। ठीक है, मतलब ये इन सभी दिशाओं में कंपन करता हुआ आता है। और जब इसे किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है, तो जो पोलेराइड होता है तो ये एक खिड़की की तरह होता है। मतलब जो इसमें अगर प्रकाश जाएगा तो सिर्फ इसमें ऐसे वाला प्रकाश ही इससे चला मतलब जा सकता है। अगर इससे ऐसे मतलब तिरछा प्रकाश तो इससे गुजर नहीं सकता, तो इससे केवल इसका सीधा प्रकाश ही आता है, ऐसे वाला। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि जब साधारण प्रकाश को किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है, जब साधारण प्रकाश को किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है तो उससे निकलने वाले प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन, जो ये विद्युत वेक्टर है, इनके कंपन सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसमें ही अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलेराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश और पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम देखें किससे, साधारण प्रकाश को। तो यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने पर, मतलब जैसे ये है पोलेराइड, इसको अगर एक पूरा चक्कर ऐसे घुमा दो, है ना, मतलब जैसे ये पोलेराइड है, इसे एक पूरा चक्कर घुमा दो, तो जो इससे निकलने वाला प्रकाश है उसकी जो तीव्रता होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जैसा प्रकाश आ रहा है उस मतलब जैसी तीव्रता से आ रहा है तो वो ऐसी ही तीव्रता होती है। तो फिर पोलेराइड पर आपतित जो होगा प्रकाश, तो इसे ही है कैसा प्रकाश कहेंगे, साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि मतलब जैसे किसी पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाता है तो जो इससे निकलने वाला प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो ये होगा कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश। तो ये है इसकी पहचान। तो इसके बारे में लिखोगे, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखना है आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अब दूसरा लिखेंगे, यदि पोलेराइड को एक चक्कर पूरा घुमाने पर इसके से मतलब इससे जो निकलने वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता के मान में परिवर्तन हो। अभी तक तो इसकी मतलब अभी तक तो जैसे ये है पोलेराइड, इसे अगर हम एक पूरा चक्कर घुमा रहे थे तो इससे जो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, तो वो था हमारा कैसा प्रकाश, साधारण प्रकाश। अगर हम इस पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमा दें तो इससे जो निकलने वाला प्रकाश है अगर उसकी तीव्रता के मान में परिवर्तन हो जाए, मतलब कि जो उसकी तीव्रता है चेंज हो जाए,
मतलब कि चेंज तो हो पर वो बिल्कुल कैसी ना हो, जीरो ना हो, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं आंशिक ध्रुवित प्रकाश। मतलब है तो सही वो ध्रुवित, पर कैसा है, आंशिक है, मतलब कम है थोड़ा। तो इसके बारे में लिखोगे, यदि पोलेराइड को एक चक्कर पूरा घुमाने पर तीव्रता के मान में परिवर्तन हो परंतु तीव्रता शून्य ना हो तो प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, ठीक है। अब अगला पूछा गया था इसमें पूर्ण ध्रुवित प्रकाश, मतलब पूरी तरीके से जो क्या हो, ध्रुवित हो। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस पोलेराइड को एक चक्कर पूरा घुमा देते हैं तो इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होगी और 2 बार होगी न्यूनतम, ठीक है। तो ऐसे को ही कहते हैं कैसा प्रकाश, तो इसे ही कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो इसके तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि यदि पोलेराइड को एक चक्कर पूरा घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम होती है तो ऐसे प्रकाश को पूर्ण ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब कि जो पूरी तरीके से कैसा हो, ध्रुवित हो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं ये आशा करती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल, जो कि था क्या, सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और जबकि सीजियम का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखी है आपको, तरंग दैर्घ्य, यानी इसमें दे रखा है लैम्डा का मान कितना, 3300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसे एंगस्ट्रॉम को आपको किस में चेंज करना है, तो इसे आपको मीटर में चेंज करना है। और जब भी आपको एंगस्ट्रॉम को हटाना हो तो क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कर दोगे आप 3300 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर। अब इसमें दूसरा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कार्यफलन यानी W, जो कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसे करना है हमें, इससे मतलब किस में करना है, जूल में। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.9 गुना 10 की घात माइनस 19। तो ये हो जाएगा 1.9 गुना 1.6 होता है, ये देखा गया तो ये गलती से हो गया, ठीक है। 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 किसके, तो ये इसका मात्रक होगा जूल, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, तो इसमें पूछा गया अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी E का मान। और आपको पता है कि जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा आपने आइंस्टीन की समीकरण में पढ़ी थी। तो जो हमारे फोटोन आ रहे हैं, मतलब कि जैसे ये है धातु की सतह, इस पर है इलेक्ट्रॉन और इधर से आ रहा है प्रकाश। तो जो ये छोटे छोटे पैकेटों में प्रकाश आता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं फोटोन। और फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर H न्यू, E बराबर H। अब चूंकि आपको पता है न्यू बराबर होता है C/लैम्डा के। अब आपको इधर H का मान नहीं दे रखा, C का मान नहीं दे रखा, तो H होता है यहाँ प्लांक नियतांक, H होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34, ठीक है। और C क्या है, तो C होता है यहाँ प्रकाश का वेग, जो है 3 गुना 10 की घात 8, ठीक है। तो ये रख दो, इसमें पहले न्यू की जगह रखो C/लैम्डा, H न्यू की जगह आ जाएगा C/लैम्डा के, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा, H का मान कितना है 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 और प्रकाश का वेग है 3 गुना 10 की घात 8 बटे, और लैम्डा कितना है 3300 गुना 10 की घात माइनस 10। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो ये तो है आपका E का मान। अब हमें क्या निकालना था, हमें इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर E माइनस W के, यानी फोटोन की ऊर्जा में से इसके कार्यफलन को क्या कर देते हैं माइनस। तो
तो ई के बराबर, ई अभी आपने निकाला पर ऐसे दिखा दो, ई बराबर एच सी अपॉन हो गया लैम्डा और माइनस हो गया डब्लू। तो ई के बराबर कितना होगा, ई का मान कितना है ये सारा 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 गुना 3 गुना 10 की घात 8 और नीचे आ जाएगा 3300 गुना 10 की घात माइनस 10। अब इसमें से किसे करना है माइनस, डब्लू को, तो ये रहा। तो इसकी आपस में अभी गुना कर देते हैं, 1.9 की 1.6 में जब गुना करेंगे 19 गुना 16 होगा 3.04, क्या हो जाएगा 3.04 गुना 10 की घात माइनस 19 है ही साथ में। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, अब आपको ऐसे इसे थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना है। देखो ये हटा दशमलव तो नीचे आया 10 की घात 1, मतलब 10 आ गया नीचे। अब हम इसे सीधा इससे भी काट सकते थे पर हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि फिर इसे काटने में थोड़ी मतलब कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0। अब इसे काटा हमने 11 से, 11 एकम 11, 0 0, ऊपर 11 छिक्का 66, तो ऊपर क्या रह गया 6, और क्या है गुना 10 की घात माइनस 34 गुना क्या है 10 की घात 8 है, और नीचे कितनी है, तो नीचे हो गई एक तो 100 गुना 10 और गुना 10 की घात माइनस 10, तो ये कितनी 3 जीरो, तो 10 की घात माइनस 3 और प्लस के 3 है ना। तो अगर 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा माइनस के 7, और जब ये माइनस के 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 7 आ गया, माइनस 3.04 गुना 10 की घात माइनस 19 के। अब इन्हें अगर हम जोड़ेंगे 8 और 7 कितना हो गया 15, तो ये हुआ 10 की घात 15 और यहाँ क्या है 10 की घात माइनस 34। अगर 34 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 19, वो भी किसका, तो ये आएगा माइनस के। तो ई के बराबर हो जाएगा 6 गुना 10 की घात माइनस 19 माइनस 3.04 गुना 10 की घात माइनस 19 के। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, अब इसमें से हम 10 की घात माइनस 19 को कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा अंदर 6 माइनस 3.04, और जब आप इस 6 में से 3.04 को घटाओगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा नीचे बचा 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ बचा 9, फिर यहाँ बचा 5, तो 5 में से 3 गया तो आया 2, तो आ गया हमारा कितना 2.96 गुना 10 की घात माइनस 19 ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो किस में होगी जूल में। तो ये है इसका आंसर। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल वैसे तो समझ में आ गया होगा, पर अगर 1% नहीं आया ना तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे इसके खंड य को, और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो ये जो डेरिवेशन है पूरे 5 नंबर की पूछी जाती है, तो इसमें एक साथ 2 डेरिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये होता है मतलब इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक पर होता है प्लस का चार्ज, दूसरी पर होता है इसमें माइनस का चार्ज। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में, इन्हें आवेशित किया गया है, किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि ये थी समांतर प्लेटें संधारित्र की, तो अभी तो इन पे कोई सा भी चार्ज नहीं है, और जब इस पर तो कर दिया प्लस का चार्ज, इस पे कर दिया इसमें माइनस का चार्ज, तो ये काम करने में जितना भी मतलब आपने इसे आवेशित करने में पूरा काम किया है उसे ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी W बराबर आ जाएगा U के। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे कि क्योंकि अब इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, तो आप इसमें लिखोगे माना प्रारंभ में प्लेटों पर आवेश शून्य होने के कारण
जो इसका विभव है तो वो भी शून्य है, क्योंकि पहले इन पर ये आवेश नहीं था, ये तो आप लेकर आए हो इन पर आवेश, ठीक है। तो पहले में प्लेटों पर आवेश शून्य होने के कारण विभव शून्य है, और जब प्लेटों को Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो विभव V उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जब इन्हें आवेशित करते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव V उत्पन्न हो जाता है। तब औसत कार्य, मतलब आपने एवरेज कितना कार्य किया है, तो औसत कार्य बराबर होगा औसत विभव और गुना आवेश के। मतलब कार्य क्या है कि जो आपने इसे आवेश दिया है और गुना इसका औसत विभव। तो इसका औसत विभव होगा कि इसके प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव को जोड़ देंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, गुना आवेश, ठीक है। तो जो बच्चों इसका प्रारंभिक विभव क्या था, तो वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब हमने इसके मतलब कि जो इसकी प्लेटें थी पहले कैसी थी, उनमें आवेश ही नहीं था, और जब उनमें आवेश ही नहीं था तो उनका आवेश क्या था, शून्य था। तो फिर जो उस पर जो क्या था, विभव भी शून्य था, ठीक है। समझ में आई बात। तो जो इसका प्रारंभिक विभव होगा शून्य होगा, प्लस अंतिम विभव कितना आया V, और बटे में 2 गुना आवेश कितना लग रहा है Q, किस पर, औसत कार्य पर। तो ये हो जाएगा W बराबर हाफ V गुना Q के। तो ये हो गया एक सूत्र इसका, ठीक है। और ये जो सूत्र इसमें से निकलेंगे इन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब इसका दूसरा सूत्र हम ऐसे निकाल सकते हैं, चूंकि हमें पता है Q बराबर होता है CV के, तो इस Q की जगह हम रख देंगे इधर CV को। तो अब यहाँ कितने V, 2V, तो W बराबर हाफ CV स्क्वायर के। तो ये है इसका दूसरा सूत्र, ठीक है। अब हम इसी सूत्र से इसका तीसरा सूत्र भी निकाल सकते हैं, चूंकि आपको पता है Q बराबर CV की होता है, तो यहाँ Q तो कहीं है नहीं, पर यहाँ आपको C भी दिख रहा है और V भी दिख रहा है। तो हम लेते हैं यहाँ क्या, चूंकि V बराबर, जब हम इसका ये निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा Q बटे C के। तो अब बस रख दो इसमें W बराबर हाफ C गुना Q बटे C, कितने हैं V, 2, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 2, एक C से एक C कट गया, तो आया W बराबर हाफ Q स्क्वायर इंटू C के। तो ये होगा इसका सूत्र W बराबर हाफ Q स्क्वायर C। तो ये है इसके 3 सूत्र। और आपको पता है जो इसकी हमने परिभाषा कराई थी उसमें ही लिखा था कि जो इसका संपूर्ण कार्य होगा तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ W है तो वो किसके बराबर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी इसके U के बराबर होगा। तो एक तो आया था ये वाला सूत्र, कौन सा, W बराबर हाफ VQ, तो आ जाएगा U बराबर हाफ VQ, एक तो है ये सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा सूत्र क्या था, ये हाफ Q स्क्वायर बटे C, तो ये W के बराबर भी आएगा और ये U के बराबर भी आएंगे सूत्र तीनों, ठीक है। इनमें से किसी के भी बराबर रख सकते हो। तो ये तो था इसके लिए इसमें व्यंजक। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, इनके बीच में जो प्रति एकांक आयतन होता है, मतलब इनका जो आयतन होता है उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो भी स्थितिज ऊर्जा आती है उसको ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऊपर तो आएगा स्थितिज ऊर्जा मतलब U, और फिर नीचे आएगा संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन यानी V, ठीक है। तो समझो कि ऊर्जा घनत्व होता है U बटे V के, और यही इसकी क्या है, परिभाषा भी है। तो इसे किससे करेंगे, स्मॉल u से डिनोट करेंगे, है ना। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U और बटे V, तो यही इसका सूत्र है ना, जिसे हिंदी में लिखा गया है। अब चूंकि आपने इसमें U के 3 सूत्र लिए थे, आपके U के 3 सूत्र आए थे, ये आए थे ना, हाँ। तो हम इसमें से कौन सा सूत्र लेंगे, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इसमें से इस वाले सूत्र को लेंगे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर को, ठीक है। हम अब इसमें इसका यूज करेंगे, किसका,
चूंकि u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर की है तो इसकी जगह ऐसे रख दो सीधा, तो स्मॉल u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और जो इनका आयतन होता है तो वो इनके क्षेत्रफल और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखोगे v बराबर a इंटू डी के। आयतन किसके बराबर होता है? तो आयतन होता है इनके क्षेत्रफल और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर। तो इस b की जगह रखोगे आप यहाँ a इंटू डी, रख दिया, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब आपको ये भी पता है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है चूंकि C बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, तो उसे इसमें हम रख देंगे। तो इस C की जगह इसे रख दो तो हो जाएगा स्मॉल u बराबर हाफ, C की जगह हम रख रहे हैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया a डी। तो क्या काम होगा कि a से a कट जाएगा, और जब a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्मॉल u बराबर 1/2 गुना एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और गुना वी स्क्वायर है, और एक डी नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने डी? 2d, तो हो जाएगा डी स्क्वायर के। आगे आप इतना, तो ये हो गया है इतना। अब इसे कैसे आगे सॉल्व किया जाए? अब चूंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र E का सूत्र होता है E बराबर V अपॉन डी के, ठीक है, तो इधर E तो कहीं नहीं है तो हमें पर क्या दिख रहा है? V बराबर रख देंगे E गुना डी के, V बराबर E गुना डी के, ये ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रखो इसमें स्मॉल u बराबर 1/2 गुना एप्सिलॉन नॉट बटे डी स्क्वायर और गुना v कितना है? E गुना डी के, इसका क्या आएगा? स्क्वायर, तो हो जाएगा ये u बराबर 1/2 गुना एप्सिलॉन नॉट बटे डी स्क्वायर गुना ई स्क्वायर गुना डी स्क्वायर के, तो इससे ये कैंसिल हो गया है ना। तो आ गया u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। तो इसमें आपको इसे ही सिद्ध करना था कि ये इसका व्यंजक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।